हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैप्टर 4। इस चैप्टर में बात करेंगे मुगल्स की, द मुगल्स, राइट। ये मेडावल हिस्ट्री के ही सारे टॉपिक्स चल रहे हैं अभी आपके। 16 टू 17 सेंचुरी की बात होगी। मुगल्स कौन थे, मुगल ट्रेडिशनल सक्सेशन कौन, और मनसबदार, जागीरदार ये क्या हैं, मुगल एम्पायर 17 सेंचुरी और उसके बाद का, मुगल मिलिट्री कैंपेन, मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, जब्त एंड जमींदार। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे हु वर द मुगल्स, कौन थे। तो जैसे पता है कि दिल्ली सल्तनत में लोधी डायनेस्टी थी लास्ट में, राइट। तो जो मिडिल एजेस में जो चैलेंजेस थे, जैसे कि जो प्रीडेसेसर थे मुगल्स के, सक्सेसफुली स्टेब्लिश करते हैं, सस्टेन करते हैं एम्पायर को, जो प्रीवियसली फिजिबल था टेम्परेरी तौर पे बिगिनिंग इन द 16th सेंचुरी। देयर डोमेन एक्सपेंडेड फ्रॉम आगरा से दिल्ली के बीच उनका एरिया रहता है 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में। टुडे इंडियाज प्राइम मिनिस्टर जो भारत के प्रधानमंत्री एड्रेस करते हैं लाल किले से, तो वो जो लाल किला आपको यहाँ दिख रहा है, रेड फोर्ट दिख रहा है, ये मुगल टाइम का ही बनाया हुआ हिस्टोरिक साइट है जो कि मुगल एम्परर्स ने बनाई थी। अब मुगल्स कौन थे, जरा यहाँ पर बात करते हैं। इनके दो पूर्वज थे, एंसेंट्रल लाइन्स हैं। फ्रॉम देयर मैटरनल साइड की अगर बात करें तो ये थे चंगेज खां के तरफ से। इनकी माँ की साइड जो है चंगेज खां, जो कि 1227 में मर गया था। मंगोल लीडर था चाइना का और सेंट्रल एशिया का चंगेज खां। और अगर फादर की साइड देखें तो ये थे तैमूर की साइड से 1404। दोनों ही अटैकर्स थे, इन्वेडर थे। ओके। द रिनोव्ड रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड पार्ट्स ऑफ टर्की, ये मोस्टली इन एरियाज में रूल किया था तैमूर ने। द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी एड्रेस्ड एज मुगल और मंगोल गिवन द कंट्रोवर्शियल। मुगल नहीं चाहते थे कि उन्हें मंगोल के नाम से एड्रेस किया जाए, राइट। द कंट्रोवर्शियल रेपुटेशन ऑफ चंगेज खां बीइंग एसोसिएटेड विद द मैस्कर ऑफ मिलियंस, उसने बहुत लोगों की हत्या की थी। विद द उज्बेक्स, देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स। मोर ओवर द मुगल्स प्रेफर टू आइडेंटिफाई विद देयर तैमूर रूट से ज़्यादा आइडेंटिफाई कर रहे थे, बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड ऑक्यूपाइड दिल्ली, क्योंकि उनके पूर्वज ने कभी दिल्ली पर कब्जा किया था 1398 में। ये मुगल एम्परर है और उसके जो कोर्ट है, उसका दरबार है, उसके एक यहाँ पर फोटो दी गई। ईच मुगल रूलर सेलिब्रेटेड देयर एसेटली थ्रू विजुअल डिस्क्रिप्शन लिंकिंग देम टू तैमूर। ज़्यादातर तैमूर से अपने आप को कनेक्ट करते हैं मुगल। मुगल मिलिट्री कैंपेन की बात करते हैं तो बाबर आता है इंडिया में 1526 से लेके 1530 तक रहता है। ये फरगना का शासक हुआ करता था 1494 में। और दूसरा मंगोल ग्रुप जो उज्बेक थे वो उसको फोर्स करते हैं बाहर निकलने के लिए। तो बाबर जो है काबुल पर कब्जा कर लेता 1504। फिर दिल्ली और आगरा की तरफ बढ़ता है। सुल्तान था इब्राहिम लोधी, उसको वो बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट कर देता है, लोधी को हरा देता है बैटल ऑफ पानीपत 1526। यहाँ कैनन्स का यूज़ किया गया था, तोप का यूज़ किया गया था। बाबर ने सबसे पहले पानीपत के वॉर में ही यूज़ की थी तोपें। इन पर तोपें थी नहीं, ये तो तलवार भाले से लड़ रहे थे बेचारे, हाथी से हार गए। यहाँ पर एक मैप है, मिलिट्री कैंपेन औरंगजेब और अकबर के टाइम का यहाँ का मैप दे दिया इन्होंने इस जगह, जो कि मुगल रूलर हैं जो आगे आपको दिखेंगे। तो पटना 1574, बंगाल 1574, गोलकोंडा 1687, बीजापुर 1685, 1569 रणथंबोर, मालवा 61, चित्तौड़ 68, गुजरात 72, ये सब एरिया उन्होंने जीते। श्रीनगर कश्मीर 86, लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद, अम्बेर, अजमेर, सिंध, कंधार, काबुल, ये सारा मुगल एम्परर के अंडर में था ये पूरा एरिया। अब बात करते हैं उनके ट्रेडिशन और सक्सेशन के। जो मुगल थे वो डाइवर्स थे, प्रीमोनिग्रेचुअर ऑप्टेज इंस्टीट्यूट ऑफ कोपरेंसी इनहेरिटेंस विच डिवाइडेड द इनहेरिटेंस अमॉन्ग ऑल सन। तो जाहिर सी बात थी, इनके जितने भी लड़के थे इन्होंने एक दूसरे को मार करके लड़ करके ही पद लिया था। और दूसरे रूलर से इनके कैसे रिलेशनशिप थे, तो जो इनके अधीनता नहीं स्वीकार करते थे, सोवर्निटी को नहीं एक्सेप्ट करते थे, उनके अगेंस्ट ये बैटल लड़ते थे। वे मोर एंड मोर पावरफुल हो गए, और जैसे कि राजपूत्स इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। मैनी रूलर्स मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल्स फैमिली, बहुत सारे रूलर मुगल फैमिलीज में अपनी लड़कियों की शादी करते हैं। हाउएवर मैनी रूलर्स लाइक सिसोदिया राजपूत, जो सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, जिसमें महाराणा प्रताप का नाम आता है,
इन्होंने लॉन्ग टाइम तक इनके अगेंस्ट बैटल किया। बट वंस डिफीटेड दीज रूलर्स वर ट्रीटेड ऑनरेबली एंड दे वर रिटर्न देयर लैंड्स, वतन। लेकिन ये एक बार जब हरा दिए जाते तो उनको उनका वतन वापस कर दिया जाता था, बैक इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट, जागीर के तौर पर दे देते थे। दिस पॉलिसी हेल्प द मुगल एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस अपॉन वेरियस किंग्स। तो इन्होंने जीती जगह जीतने के बाद कह दिया ठीक है अब आप हमारे अंडर में ही रहेंगे, लेकिन सारे टाइम ये बैलेंस नहीं कर पाए। जहांगीर की जो मदर थी वो कछवा प्रिंसेस थी, वो भी राजपूत रूलर थे, आम्बेर के थे, तो उनकी लड़की थी जो कि जयपुर में पड़ता है। शाहजहां की जो मदर थी वॉज ए राठौर प्रिंसेस, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़, जो मारवाड़ के थे राजपूत रूलर उनकी लड़की थी। मनसबदार जागीरदार क्या था? जैसे आपको पता है कि जागीर दे देते जीतने के बाद, वतन जिसे बोल रहे थे हम लोग। तो इनिशियल टर्कीज जो थे, तुर्की थे, और ईरानी जो थे, जो इंडियन मुस्लिम थे, अफगानी थे, राजपूत थे, मराठास थे, ये ग्रुप थे। दोज हु ज्वाइंड मुगल सर्विस वर अकम्पनीड एज मनसबदार। जो मुगल सर्विस को ज्वाइन कर देते थे वो कहलाते थे मनसबदार। मनसबदार जो होते थे उनके पास एक मनसब हुआ करती थी, जिससे उनकी रैंक बताई जाती थी कि भैया इनकी इतनी रैंक है तो इतने बड़े मनसबदार हैं, राइट। दिस सिस्टम ग्रेडेड इंडिविजुअल बेसिस ऑफ देयर जात के अकॉर्डिंग दिया जाता था, यानी कि रैंक और सैलरी के बेस पर। जितनी बड़ी जात होगी उतनी ही बड़ा ओहदा मिलेगा मुगल दरबार में। मिलिट्री ड्यूटीज थी मनसबदार की कि भाई इनको क्या करना है, जो उनके घुड़सवार है, ऊंट वाली टोली है जिसे सवार भी बोलते हैं, तो मनसबदार ही वो लेकर के आते थे। और ब्रांडेड देयर हॉर्स, जिस बात सैलरी भी देते थे इंपीरियल ट्रेजरी से। तो ये सब मनसबदार के अंडर था। जात रैंकिंग का क्या मतलब? 5000 की रैंक दी जाती थी जो हायर होते थे। अकबर के टाइम पर 1000 से लेके 5000। 29 मनसबदार थे जिनके पास 5000 की जात थी औरंगजेब के टाइम पर, और औरंगजेब के टाइम तक तो 79 हो गए, 29 से 79। सैलरीज फॉर मनसबदार वर प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम रेवेन्यू, जो भी जागीर से रेवेन्यू आता था वही उनकी सैलरी होती थी। ड्यूरिंग अकबर रेन जागीर्स वर meticulously assessed to ensure their revenues matched the salaries of the mansabdar. However, Aurangzeb's reign discrepancies arose where actual revenue often fell short of the stipulated amount. The proliferation of mansabdars exacerbated this issue, leading to delay in receiving jagirs and prompting holders to exploit them. ये औरंगजेब के टाइम पर जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया कि कैसे ये मैनेज कर पाएंगे। अकबर के टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग वहाँ से मैच करते हैं तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं असाइनमेंट्स फॉर मैक्सिमम रेवेन्यू। औरंगजेब स्ट्रगल्ड टू मैनेज दीज चैलेंजेस इन हिज लेटर ईयर्स। आगे चल के काफ़ी स्ट्रगल हुआ औरंगजेब को, हालांकि 29 से 79 के अप्रॉक्स औरंगजेब के टाइम पर मनसबदार हो चुके थे, कॉजिंग सिग्निफिकेंट हार्डशिप्स फॉर द पीजेंट्री। जो पीजेंट्री थे जिनसे वसूला जा रहा था टैक्स, उनसे हार्डशिप की वजह से। नेक्स्ट बात करेंगे जब्त एंड जमींदार्स। द प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स फॉर मुगल रूलर्स केम फ्रॉम टैक्सिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस of the peasantry collected through intermediary known as jamidars. Jamidars encompassed both local village headmen and powerful chieftain. तो जमींदार कोई भी हो सकते थे, लोकल के विलेज के जो हेडमैन है वो हो सकते थे, या बहुत ही बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति भी हो सकता था। ड्यूरिंग अकबर रेन, अगर अकबर का टाइम हम लोग देखें, जो रेवेन्यू मिनिस्टर था अकबर का वो था टोडरमल, दैट वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर। कंडक्टेड ए मेटिकुलस 10 ईयर सर्वे, 10 साल का सर्वे कराया 1570 से लेकर के 1580 तक। असेसिंग क्रॉप यील्ड, जो फसलें उगाई जाती थी उनको असेस किया, उनके प्राइस को असेस किया, कल्टीवेटेड एरियाज को असेस किया। बेस्ड ऑन दिस डेटा, इस डेटा के बेस पर ही टैक्स को स्टैंडर्डाइज किया गया, कलेक्ट किया गया कैश में। ईच प्रोवेनेंस वॉज सब डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्किल, हर प्रोवेनेंट को रेवेन्यू सर्किल में बांटा गया। विद स्पेसिफिक रेट्स फॉर डिफरेंट क्रॉप, हर क्रॉप का अलग अलग रेट रखा गया जिसे कहा गया जब्त रेवेन्यू। दिस सिस्टम वॉज इफेक्टिव इन एरियाज वेयर मुगल्स एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड एक्यूरेटली सर्वे लैंड। ये उन्हीं इलाकों में लागू किया गया जहां पर एक्यूरेटली सर्वे कर लिया गया था एरियाज का, और उनके पास रिकॉर्ड मेंटेन थे।
ऑल्दो इट फेस चैलेंज, इसके बावजूद भी चैलेंज थे, जैसे कि गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा एक्यूरेटली डेटा अवेलेबल नहीं था इनके पास। प्रिसीजन वॉज डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ प्रिसाइज करना डिफिकल्ट था इनके लिए। रीजन्स वेयर जमींदार्स विल्डेड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल ऑफिशियल्स। अब उनका वहाँ शोषण भी हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था मुगल ऑफिशियल्स के द्वारा। समटाइम्स प्रोवोक्ड रिबेलियंस, कभी कभी विद्रोह भी भड़क जाता था। पीजेंट रिवॉल्ट्स ओकेजनली, united zamindars and peasants of the same caste against Mughal authority, posing threats to the stability of the empire from the late 17th century onward। जो 17वीं शताब्दी के लास्ट तक जो है के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जो पीजेंट्स थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। अब यहाँ पर बात की गई है अकबरनामा एंड आईने अकबरी। तो एक जो कोर्टियर था जिसका नाम था अबुल फजल, एक ट्रस्टेड कोर्टियर था और फ्रेंड भी था अकबर का। इसने अकबर के दरबार में रहते हुए 3 वॉल्यूम बुक जो है जिसे कहा गया अकबरनामा, इसको उसने राइट किया। द फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स फोकस्ड ऑन अकबर्स लीनिएज एंड द इवेंट्स ऑफ हिज रूल। तो शुरुआत के जो 2 चैप्टर हैं वो अकबर के लीनिएज और इवेंट्स की बात करते हैं। 3rd वॉल्यूम आईने अकबरी कहलाता है। एक्सटेंसिवली कवर्ड अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिज हाउस होल्ड, मिलिट्री स्ट्रक्चर, रेवेन्यूज एंड जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर। तो उसके एम्पायर के बारे में बात करते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है आईने अकबरी में, उसके हाउस होल्ड थिंग्स की, मिलिट्री स्ट्रक्चर की और रेवेन्यूज की बात होती है आईने अकबरी। प्रोवाइडेड कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट्स इनटू द ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स ऑफ इंडियंस इनहेबिटेंट्स। Particularly noteworthy was its meticulous statistical data on various subjects including crops, fields, prices, wages and revenues, making it a valuable historical and administrative resource। ये अगर मुगल काल के बारे में हमें एक वैल्यूबल रिसोर्स चाहिए तो ये आईने अकबरी वो वैल्यूबल रिसोर्स है। कि नूरजहाँ की यहाँ पर एक इमेज यहाँ पर दी गई है जो मुगल एम्प्रेस थी। इन्फ्लुएंस ऑफ नूरजहाँ इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में नूरजहाँ का क्या इंप्रेशन था। मेहरुन्निसा इज द मैरिड एम्परर जहांगीर 1611 एंड वाज बेस्टोव्ड द टाइटल नूरजहाँ। मेहरुन्निसा की शादी हो जाती है और उसी का नाम रख दिया गया था नूरजहाँ। थ्रू आउट हर मैरिज शी एग्जिबिटेड अनवेयरिंग लॉयल्टी एंड सपोर्ट फॉर द एम्परर इन रिकग्निशन ऑफ हर स्टेचर। जहांगीर माइनेटेड सिल्वर कॉइन्स, उसने सिल्वर कॉइन जारी किए, चांदी के सिक्के, is on titles on one side and the inscription struck in the name of the Queen Begum। उसने क्वीन बेगम के नाम से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया नूरजहाँ को अपने कॉइन्स पर। ये फरमान है, ये जो है उर्दू में फरमान है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। The above is an official decree issued by नूरजहाँ herself। The square seal on the document reads, ये जो स्क्वायर सील आपको दिख रही है डॉक्यूमेंट पर, command of her most sublime and elevated majesty नूरजहाँ पादशाह बेगम। तो क्या कहा गया, नूरजहाँ पादशाह बेगम। एडिशनली द राउंड सील स्टेट बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून में नूरजहाँ। तो नूर है तो नूर मतलब क्या कह रहे हैं उसको, शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून, चांद की तरह। बी द लेडी ऑफ द एज। दीज सील्स अंडरस्कोर हर अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग हर टाइम एज इम्प्रेस कंसोर्ट। तो इम्प्रेस के टाइम पर जो इम्प्रेस है नूरजहाँ, उसके टाइम पे ये काफ़ी पावरफुल थी मुगल कोर्ट में और ये रूल भी कर रही थी साथ के साथ, और इनके पास खुद की अलग से एक मोहर भी थी। अब बात करते हैं सुलह कुल। सुलह कुल जो है ये पॉलिसी थी किसकी, जहांगीर के फादर की, अकबर की। इस पॉलिसी से क्या किया, एज इन द वाइड एक्सपेंस ऑफ द डिवाइन कंपैशन देयर इज रूम फॉर ऑल क्लासेज एंड द फॉलोअर्स। हर वर्ग के लोगों के लिए, हर वर्ग के अनुसरण करने वाले, हर धर्म के मानने वाले लोगों के लिए, सबके लिए जगह थी। इन इज इंपीरियल डोमिनियंस विच ऑन ऑल साइड्स वर लिमिटेड ओनली बाय द सी। देयर वॉज रूम फॉर द प्रोफेसर्स ऑफ, अलग अलग कमरे बने हुए थे जो प्रोफेसर थे अपोजिट रिलीजन के, एंड फॉर बिलीफ्स जो दूसरे मतों को मानते थे, गुड एंड बैड, अच्छे या बुरे जो भी हों। एंड द रोड टू इंटॉलरेंस वॉज क्लोज्ड, जो असहिष्णुता के लिए जो रास्ता था वो बंद था। सुन्नीज एंड शियाज मेट इन वन मॉस्क, एक ही मस्जिद में सुन्नी शिया मिलते थे। एंड क्रिश्चियंस एंड ज्यूज, क्रिश्चियन जो ईसाई थे और ज्यूज थे वो सभी इन वन चर्च, एक ही चर्च में प्रे करते हैं।
ही कंसिस्टेंटली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस, उसने कंसिस्टेंटली फॉलो किया इस प्रिंसिपल को जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल पीस। इसी को कह रहे हैं सुलह ए कुल की पॉलिसी, जो किसने इंट्रोड्यूस की थी, जो इंट्रोड्यूस की थी अकबर ने। बात करते हैं हम लोग अब द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, 17वीं शताब्दी और उसके बाद का जो मुगल एम्पायर है उसके बारे में बात करते हैं। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी एंड बियॉन्ड, इसके बाद द मुगल एम्पायर थ्राइव्ड विद एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री प्रोवर्स, fostering significant economic and commercial prosperity. Foreign travelers marveled at his reputed wealth, yet were dismayed by the stark contrast of poverty alongside opulence. जो प्रॉस्पेरिटी थी मुगल एम्परर की वो 17th सेंचुरी में भी कंटिन्यू रहती है, और टाइम आ जाता है किसका, बाई डॉक्यूमेंट्स अगर देखें हम फ्रॉम शाहजहां के डॉक्यूमेंट को अगर देखें 20th ईयर ऑफ रेन के, रिवीलिंग दैट ए मेयर 445 ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार्स, तो इससे पता चलता है कि मुगल कोर्ट कितना प्रॉस्पेरस था। 445 मनसबदार थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहां। यहाँ पर एक इमेज आप देख रहे हैं मनसबदार्स की, जो कि जागीरदार हैं, ये इसके दरबार में लाइन से खड़े हुए और उनको एक जो भी उनकी पोस्ट थी उसके अकॉर्डिंग ही उनको खड़ा किया जाता था। Constituting only 5.6% of the total, received 61.5% of the empire's revenue. सैलरी के तौर पर जो कि 61.5% था पूरे एम्पायर के रेवेन्यू के तौर पर, उसमें से केवल 5.6 लोगों को ही इतनी सैलरी जा रही थी। फॉर themselves एंड देयर सोल्जर्स, उनके लिए और उनके सोल्जर्स के लिए। मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसबदार्स स्पेंट lavishly on salaries and goods, benefiting artisans and the peasantry who supplied them. However, the extensive revenue collection left little for investment among primarily producers like peasants and artisans. Many struggled, अब इतना ज़्यादा खर्च हो रहा था तो obviously कि जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा था वो सफिशिएंट नहीं था। फाइनली क्या होता है, एंड लैक्ड रिसोर्सेज टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में जो है इनहेंस नहीं हो पाया। इन कंट्रास्ट वेल्थियर ग्रुप सच एज प्रॉस्पेरस पीजेंट, जो कि धनी ग्रुप था, प्रॉस्पेरस जो पीजेंट थे, आर्टिसियन थे, मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, ये फ्लरिश किए। बाकी का जो कॉमन मैन था वो फ्लरिश नहीं कर पाया इस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, क्योंकि मोस्टली जो मनसबदार थे उनके पास ज़्यादा पैसा आ गया, जो जागीरदार थे उन पर ज़्यादा पैसा आ गया, बैंकर्स थे, मर्चेंट्स थे, इनके पास। बाय द लेट 17th सेंचुरी द इमेंस वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल इलाइट पोजिशन दैम एज ए फॉर्मिडेबल फोर्स, तो बहुत ही बड़े पावरफुल फोर्स के तौर पे ये उभरा, ये एक एलिट, एक नया ग्रुप बन गया यहाँ एज द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर वीकेंड ओवर टाइम, जो कि मुगल एम्परर को समय के हिसाब से वीक करता गया। हिज रीजनल एडमिनिस्ट्रेटर्स गेंड प्रोमिनेंस, जो क्षेत्रीय जो भी सूबेदार नियुक्त किए गए थे या गवर्नर नियुक्त किए गए थे वो ब्लिशिंग न्यू डायनेस्टीज, वो नए नए वंश, नए नई डायनेस्टी स्टार्ट कर रहे थे। एंड रूलिंग प्रोविनेंस लाइक, जैसे कि हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, जहाँ पर सादत खां अवध में आ जाता है, हैदराबाद में आ जाता है आपका चिनकलिश खां। वाइल दीज रीजनल पावर्स नॉमिनली रिकग्नाइज द मुगल एम्परर इन दिल्ली, और ये नॉमिनली रिकग्नाइज कर रहे हैं, नाम मात्र के लिए कर रहे हैं कि हाँ ठीक है आप दिल्ली में मुगल एम्परर हो, बट हम जो हैं फ्रीली एक्सेस कर रहे हैं अपने एरियाज को। बाय द 18th सेंचुरी दे हैड सोल्डिफाइड देयर ओन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज, और 18वीं शताब्दी तक आते आते इनकी खुद की एक अलग आइडेंटिटी हो गई। अवध के नवाब अलग हो गए, हैदराबाद के नवाब अलग हो गए विद इन द एम्पायर, एम्पायर के रहते रहते ही। अब इमेजिन करना है आपको, यू हैव इनहेरिटेड अ किंगडम, आपके पास एक किंगडम है, आपने इनहेरिट की है। बाबर अकबर वर ऑफ योर एज, आपके एज के रहे हों, व्हेन दे बिकेम रूलर, जब वो रूलर बने थे। हाउ वुड यू मेक योर किंगडम स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस, आप अपने किंगडम को कैसे स्टेबल कराएंगे और कैसे उसे समृद्ध बनाएंगे, प्रॉस्पेरस करेंगे। क्वेश्चन आंसर हम लोग कराएंगे अब इसके। सबसे पहले हम लोग यहाँ करने वाले हैं मैचिंग के, तो यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी, और कॉलम ए को हम लोगों को मैच करना है कॉलम बी से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया मनसब,
तो मनसब आपको पता है कि जो जागीर दे दी जाती थी तो हम लोग क्या बोलते थे, मनसबदार बोलते थे। तो जागीर जिसको दी जाती थी वो थे मनसबदार, यानी कि रैंक मिलती थी कहाँ पर, मुगल कोर्ट में, मुगल कोर्ट में रैंक मिलती थी, राइट। मंगोल, मंगोल बेसिकली जो है, जो उज्बेक थे वो भी मंगोली थे। सिसोदिया राजपूत जो थे वो कहाँ के थे, वो थे मेवाड़ के थे। राठौर राजपूत कहाँ के थे, वो थे मारवाड़ के। नूरजहां जो है उसे ही कहते थे, जो जहांगीर की वाइफ थी वो कौन थी, नूरजहां। अब ये हम लोगों ने मैच कर लिया है, आप चैप्टर को फिर से स्टडी करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है कुछ, ये आप चैप्टर पढ़ के फिर से कर सकते हैं। 5 डेक्कन सल्तनत वर बरार, खानदेश, अहमदनगर, और यहाँ पर जोड़ देते हैं हम लोग बीजापुर, इट इज बीजापुर एंड गोलकोंडा। If Jat determined a mansabdar's rank and salary, सवार indicates his, अगर जात जो है वो डिटरमाइन की जा रही है मनसबदार की सैलरी से, तो सवार को किससे हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो बेसिकली सवार जो थे वो कैवलरी को देखते थे, आप इसको ऊपर भी मेंशन किया गया, आप वहां से देख पाएंगे। अबुल फजल जो था अकबर का फ्रेंड भी था, काउंसलर भी था, हेल्प्ड हिम फ्रेम द आइडिया ऑफ, तो क्या आइडिया, सुलह ए कुल, राइट, जिसमें अलग अलग कल्चर, अलग अलग कास्ट के लोग आ सकते थे एक साथ एक ही सोसाइटी में, तो वो था क्या उसका, सुलह ए कुल का आइडिया था, राइट। तो सुलह कुल को स्टार्ट किसने किया था, अकबर ने स्टार्ट किया। और जो आगे के क्वेश्चन है ये आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, जैसे कि व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविनेंस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स, मुगल के कंट्रोल में जो सेंट्रल प्रोविनेंस थे वो कौन कौन से थे। व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार और जागीर में क्या रिलेशनशिप था, जिसको जागीर दी जाती थी वो मनसबदार बन जाता था। व्हाट वाज द रोल ऑफ द जमींदार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में रोल क्या था जमींदार का, राइट। अब देखते हैं हम लोग सेक्शन बी, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब फ्रॉम देयर फादर साइड द मुगल्स वर द सक्सेसर ऑफ, फादर की साइड से मुगल किसके सक्सेसर थे, तो मुगल सक्सेसर थे तैमूर के, राइट, तैमूर। हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर, फर्स्ट मुगल एम्परर वाज द बाबर। मनसबदार वाज ए ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स, किसके लिए, रैंक के लिए, सैलरी के लिए था, या मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो देखा जाए तो इन सभी कामों को करते थे मनसबदार। मनसबदार्स रिसीव देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड, तो जो उन्हें सैलरी मिलती थी रेवेन्यू असाइनमेंट के तौर पे, उसे क्या कहते थे, उसे कहा जाता था जागीर, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है इन अकबर्स रीज, अकबर के टाइम पर द जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड सो दैट देयर रेवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द, तो जो रेवेन्यू था वो रफली इक्वल था किसकी सैलरी के बराबर, तो वो सैलरी थी मनसबदार की, राइट, किसकी सैलरी के बराबर, मनसबदार। तो ये क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों ने कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज है अब अपनी ट्रू एंड फॉल्स की। क्वेश्चन नंबर 1, द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री, जो मेन सोर्स था मुगल का, जो वो रूलर का, वो जो पीजेंट्री थे उनसे टैक्स लेकर के ही करते थे, ट्रू है कि फॉल्स, तो ये है ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, टोडरमल वाज अकबर्स होम मिनिस्टर, नो ही वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर, राइट, तो फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुगल्स प्रेफर टू बी कॉल्ड मुगल और मंगोल, क्या वो प्रेफर करते थे कि उन्हें मुगल कहा जाए या मंगोल कहा जाए, फॉल्स। नेक्स्ट, द मदर ऑफ जहांगीर वाज ए कछवा प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ आमेर, राइट, ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात, तो जात के तौर पे उन्हें रैंक दी जाती थी या सैलरी दी जाती थी, क्या ये फैक्ट सही है, बिल्कुल सही है फैक्ट, जात के तौर पर ही उन्हें सैलरी या फिर रैंक दी जाती थी, ट्रू। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो मुगल एम्परर से रिलेटेड चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, राइट। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको देखते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो डिस्कशन है चैप्टर नंबर 5, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज, जो जनजातियां थे या जो घुमक्कड़ जो भी व्यापारी वर्ग था उनको